हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित एमसीक्यूज पे। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, क्लास बहुत इम्पोर्टेंट और जो है इफ़ेक्टिव होने वाली है, इसलिए पूरी क्लास को बिना स्किप किए आप जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य नहीं था। तो दोस्तों, ये जो चार नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन व्यक्ति जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य नहीं था, ये बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास V.R. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, राजेंद्र प्रसाद या गोपालाचारी अयंगर। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो प्रारूपण समिति के जो सदस्य नहीं थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूपण समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे, क्योंकि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों, वो इस समिति के वो संविधान सभा के एक स्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? स्थायी अध्यक्ष के तौर पे थे दोस्तों, इसलिए वो जो है इस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये एक स्थायी अध्यक्ष थे। और इसके अलावा जो है, जो इसमें जबकि जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इसके जो अन्य सदस्य थे, जैसे गोपालाचारी अयंगर थे, V.R. अम्बेडकर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी थे। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर K.M. मुंशी थे दोस्तों। ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्लास में करा रखा है। इसके अलावा सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे दोस्तों। N. माधव राव थे। ठीक है, और इसके अलावा जो है T.T. कृष्णमाचारी थे। ठीक है, ये सारे लोग इसके जो है सदस्य थे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये जो थे दोस्तों प्रारूप समिति के जो है ना तो अध्यक्ष थे ना ही सदस्य थे, ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आई थिंक आपको पूरा कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा, कौन उसमें सदस्य थे और कौन इसमें अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर V.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, और जो राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है। तो संवैधानिक राजतंत्र का क्या अर्थ है? राजा संविधान लिखता है या राजा संविधान की व्याख्या करता है, राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है, या राजा को लोगों द्वारा चुना जाता है। तो जो संवैधानिक राजतंत्र होता है दोस्तों, इसका क्या अर्थ होता है कि यहाँ पर राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। तो इसी को कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि राजा के द्वारा संविधान में निहित जो प्राविधान है दोस्तों, उन प्राविधानों को राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग जो है जनता के ऊपर कर सकता है। तो इसको कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। तो जो पहला केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था दोस्तों, ये किया गया था 1920 में। तो 1920 में 1920 में दोस्तों सर्वप्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। ठीक है, तो केंद्रीय विधानसभा कब गठित हुई थी? ये हुई थी 1920 में, और ये प्रथम केंद्रीय विधानसभा थी दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। तो भारत का जो संविधान है दोस्तों, भारत का वर्णन किस प्रकार करता है? एक महासंघ के रूप में, अर्ध संघीय के रूप में, या एकात्मक के रूप में, या राज्यों का संघ के रूप में। तो जो भारत का संविधान है वो भारत का वर्णन किस प्रकार करता है दोस्तों? वो भारत का जो वर्णन किया गया है दोस्तों, उसको राज्यों के संघ के रूप में माना गया है। तो इसको क्या माना गया है? राज्यों के संघ। ठीक है, यह हमने पहले भी क्लास के अंदर कराया है दोस्तों, कि जो भारत का संविधान है वो किस प्रकार का है। भारत का संविधान एक राज्यों के संघ के रूप में भारत के संविधान को जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित
की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। तो दोस्तों जो कानून के शासन की जो अवधारणा रखी गई है, वो कहाँ के संविधान की विशेष विशेषता है? ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस या स्विट्ज़रलैंड। तो दोस्तों कानून के शासन की जो अवधारणा रखी गई है, वो कहाँ के द्वारा रखी गई है? ब्रिटेन के द्वारा। तो ब्रिटेन में दोस्तों कानून के शासन की अवधारणा विकसित हुई है और वहाँ की संवैधानिक प्रणाली की ये एक विशेष विशेषता के अंतर्गत आता है दोस्तों। उसके कानून का शासन वहाँ पे चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है। तो दोस्तों जो वीटो द्वारा जो संविधान में संशोधन किया जाता है, क्योंकि वीटो पावर दोस्तों जैसे जो है जो राज्य का प्रमुख होता है या देश के अंतर्गत जो प्रमुख होते हैं उनको वीटो पावर मिली होती है, यानी कि नेताओं के जैसे मुख्यमंत्री होते हैं, इनको अपने वीटो पावर मिली होती है। तो इसके द्वारा इसी प्रकार कौन सा देश ऐसा है जहां लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है? ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, रूस या भारत। तो दोस्तों वीटो पावर की जो विशेषता है वो कौन से देश की है? वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में दोस्तों कोई चेंज करना हो तो, संविधान में संशोधन करना हो तो वीटो पावर के द्वारा उसको संशोधित किया जा सकता है। तो स्विट्जरलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है? तो सरकार की जो संसदीय प्रणाली है दोस्तों, उसका अपरिहार्य गुण क्या है? संविधान का लचीलापन होना, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन होना, न्यायिक सर्वोच्चता होना और संसदीय संप्रभुता का होना। तो इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों? जो सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है, तो वो है दोस्तों कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। कार्यपालिका और विधायिका का जो संलयन है दोस्तों, ये सरकार की संसदीय प्रणाली का एक अपरिहार्य गुण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है। तो जमीनी स्तर का लोकतंत्र किससे संबंधित है दोस्तों? शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज व्यवस्था या उपरोक्त सभी। तो जमीनी स्तर का जो लोकतंत्र है दोस्तों किससे संबंधित है? वो इन तीनों से ही संबंधित है दोस्तों। शक्तियों के हस्तांतरण से भी संबंधित है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण से भी संबंधित है और पंचायती राज व्यवस्था से भी संबंधित है जमीनी स्तर का लोकतंत्र। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या लक्ष्य है दोस्तों? शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद लाना, या हिंसक और शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना, हिंसक तरीकों से समाजवाद लाना या लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। तो लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य दोस्तों क्या है? यह है लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद को लाना। तो लोकतांत्रिक तरीकों से अगर समाजवाद को लाया जाए तो लोकतांत्रिक समाजवाद का यही लक्ष्य रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो समाजवाद को लाने का लक्ष्य है लोकतांत्रिक समाजवाद का। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं में धर्मनिरपेक्षता और संघवाद को किस न्यायाधीश ने रखा था? तो दोस्तों ये केशवानंद भारती मामला, या एस आर बम्बई मामला, या इंदिरा साहनी मामला, या मिनर्वा मिल्स मामला। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जो न्यायाधीश ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं, ये कहा गया था दोस्तों एस आर बोम्मई मामला। एस आर बोम्मई मामला के द्वारा दोस्तों यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता और संघवाद को भारतीय मूल विशेषता बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या दर्शाता है दोस्तों? कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक या संप्रभुता। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत क्या है दोस्तों? एक एक लोकतांत्रिक देश है। कैसा देश है? एक लोकतांत्रिक देश है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल
सही आंसर है दोस्तों, क्योंकि सार्वभौमिक मताधिकार का यूज होता है भारत के अंतर्गत, और इस तरीके से जो है भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो जिसमें जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासक चुना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? भारत का संविधान 1950 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था दोस्तों? साइमन कमीशन, लॉर्ड कर्जन आयोग, या दिमित्रोव थीसिस, या लॉर्ड क्लावी की रिपोर्ट? तो भारत सरकार जो अधिनियम 1935 बना है दोस्तों, ये किस पर आधारित था? 1935 जो आधारित था दोस्तों, ये था साइमन कमीशन पर, क्योंकि उसी समय दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है साइमन कमीशन पर आधारित जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है दोस्तों इस पर आधारित था। ठीक है, तो इसी पर आधारित जो है 1935 में जो है भारत सरकार अधिनियम बनाया गया था साइमन कमीशन पर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बताया? तो 1935 जो भारत सरकार अधिनियम बना था दोस्तों, इसको एक बंधन का नया चार्टर कह दिया गया। ठीक है, तो ये किसने कहा था बंधन का नया चार्टर? क्योंकि ये जो साइमन कमीशन पर आधारित दोस्तों जो अधिनियम था, ये एक प्रकार का बंधन कहा गया था। किसने कहा था? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, या वी आर अम्बेडकर? तो दोस्तों इसको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये एक बंधन का नया चार्टर बनाया गया है। तो इसको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 बंधन का नया चार्टर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय जो संविधान है दोस्तों, इसका संरक्षक किसको माना गया है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, या राज्यसभा के सभापति? तो जो भारत का संविधान है, इसका संरक्षक जो माना गया है दोस्तों, वह है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को दोस्तों इसका जो है संविधान का संरक्षक के रूप में माना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है? तो दोस्तों राज्य का आवश्यक तत्व क्या है? संप्रभुता, सरकार, क्षेत्र, या ये सभी? तो दोस्तों किसी भी राज्य के लिए अगर देखें तो संप्रभुता का होना भी जरूरी है, सरकार का होना भी जरूरी है, क्षेत्र का होना भी जरूरी है। तो ये सभी के सभी दोस्तों किसी राज्य के एक आवश्यक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? तो लोकतंत्र के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी होती है दोस्तों? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, या सरकारी? तो किसी भी लोकतंत्र के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है दोस्तों, वो होती है राजनीतिक व्यवस्था। अगर राजनीतिक व्यवस्था ठीक होगी दोस्तों, उस देश या राज्य की जो है सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। ठीक है, तो एक लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवस्था है वो है राजनीतिक व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श हैं वो किस में है? प्रस्तावना में, भाग थर्ड में, भाग फोर में, या भाग वन में? तो जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श वाक्य हैं दोस्तों वो हैं प्रस्तावना के अंतर्गत, और यही जो है लोकतंत्र के आदर्श को प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश उधार लिया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 14 में जो प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता जो वाक्यांश है दोस्तों, कहाँ से उधार लिया गया है? ऑप्शन है यूएसए, जर्मनी, ब्रिटेन, या ग्रीस? तो ये जो है जो हमारे अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त जो कानून के समक्ष समानता का जो वाक्यांश लिया गया है, ये लिया गया है दोस्तों ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में परिलक्षित होते हैं। तो संविधान निर्माता जो हैं थे भारत के, तो संविधान निर्माता थे, उनकी सोच और आदर्श किस में परिलक्षित होते हैं दोस्तों? प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। तो दोस्तों जो संविधान निर्माताओं की जो सोच और आदर्श थे वो किसके अंतर्गत परिलक्षित होते हैं? ये होते हैं प्रस्तावना के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों। अन्य में भी हैं दोस्तों ये गुण, बट प्रस्तावना जो है रिप्रेजेंट करती है कि इस कानून के अंदर, जो संविधान के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें अंदर रखी गई होंगी, तो ये सब कुछ प्रस्तावना के अंतर्गत रिप्रेजेंट हो जाता है। यानी कि संविधान निर्माताओं की सोच का पूरा निचोड़ जो है दोस्तों प्रस्तावना के अंतर्गत मजबूती से रखा गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो कौन सा जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है कहा गया है? सरकार का संसदीय स्वरूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का राष्ट्रीय स्वरूप या संघीय सरकार। तो कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता जो नहीं है दोस्तों वो जो है सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप। तो ये जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अन्यथा सरकार का संसदीय स्वरूप भी है। भारत सरकार के जो भारतीय संविधान के में जो सरकार भारत की है वो संसदीय स्वरूप में है, ये सही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति न्याय लेने के लिए स्वतंत्र है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता दी गई है। और तीसरा जो है संघीय सरकार, तो जो है राज्यों का एक संघ है भारत, और जो है यहाँ पर संघीय सरकार चलती है। तो ये तीन ऑप्शन बिल्कुल भारतीय संविधान के अंतर्गत रखे गए हैं। सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप जो है इसके अंतर्गत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो दोस्तों अम्बेडकर ने किसको जो है संविधान के हृदय और आत्मा कहा था? ये कहा गया था दोस्तों संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है दोस्तों, ये जो है इसको संविधान के हृदय और आत्मा का नाम दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। तो भारत के अंतर्गत जो एकल नागरिकता की अवधारणा है वो कहाँ से अपनाया गया था? ऑप्शन है इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा या फ्रांस। तो दोस्तों कहाँ से जो है एकल नागरिकता की अवधारणा को लिया गया था? ये लिया गया था दोस्तों इंग्लैंड से। कहाँ से लिया गया था? इंग्लैंड से लिया गया था एकल नागरिकता की अवधारणा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कब अपनाई जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग होता है वो विधि अपनाई जाती है किसके अकॉर्डिंग? ये यूएसए के अकॉर्डिंग, जो है यूके, या यूएसएसआर या फ्रांस। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो ये कॉन्सेप्ट लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था यूएसए से। कहाँ से लिया गया था? यूएसए से दोस्तों ये लिया गया था कि राष्ट्रपति पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, वृहत भारत शब्द का क्या अर्थ है? तो वृहत भारत का क्या अर्थ है दोस्तों? वृहत भारत का अर्थ होता है दोस्तों सांस्कृतिक एकता। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बृहद भारत का शब्द का जो अर्थ है दोस्तों वो है सांस्कृतिक एकता, इसकी जो है पहचान है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि भारत जो है क्या है दोस्तों, ऐतिहासिक रूप से भारतीय संस्कृति को प्रभावित करती है उसकी सांस्कृतिक एकता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो दोस्तों किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा ये पूछा गया है। वह राज्य जो किसी विशेष धर्म का पालन करता हो, वह राज्य जो धर्म विरोधी हो, वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं रखता हो, या वह राज्य जो सभी धर्मों को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार करता हो। तो किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा दोस्तों? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता है। तो जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता दोस्तों उसको हम क्या कह देते हैं? उसको कह देते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य, उसको नाम दिया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो स्टार्टिंग में जो थे कितने मौलिक अधिकार थे दोस्तों? 6, 7, 4 या 5? तो प्रारंभ में दोस्तों जो मौलिक अधिकार थे वो टोटल है थे 7। अब जो रह गए हैं दोस्तों, कितने रह गए हैं? अब रह गए हैं 6। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से किस प्रकार की समानता समानता के उदार राष्ट्र के अनुकूल नहीं है? तो किस प्रकार की समानता जो है समानता के उदार राष्ट्र के अनुकूल नहीं है दोस्तों? कानूनी समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता या जो है आर्थिक समानता? तो दोस्तों जो समानता जो है समानता के उदार राष्ट्र के अनुकूल नहीं है, वह है आर्थिक समानता। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है दोस्तों? सरकार पर लोगों का नियंत्रण, लोगों के स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां, राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग, या मतदाता अपनी सरकार बना और गिरा सकते हैं। तो दोस्तों राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है? कि लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां, कि लोगों के द्वारा स्वतंत्र रूप से जो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, वो उसी को स्वतंत्र जो है राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक आइटम संविधान में भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा एक तथ्य है जो संविधान के भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य की सूची में है? मौलिक अधिकार तो है ही, बट यहाँ पर मौलिक कर्तव्य की बात पूछी गई है दोस्तों। तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता का अभ्यास करना, वैज्ञानिक संभाव जो वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच की सुधार की भावना विकसित करना, सरकार को सभी करों का नियमित और सही ढंग से भुगतान करना बिल्कुल गलत है। किसी भी लोक सेवक पर उसके कर्तव्य के पालन के दौरान हमला नहीं करना, ये भी रॉन्ग है। धर्मनिरपेक्षता का अभ्यास करना, ये भी गलत है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें जो नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची है दोस्तों, वह है वैज्ञानिक स्वभाव रखना और मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना। तो दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो यूज़ करना है वो किस में करना है? वो जांच और सुधार के कार्यों में यूज़ करना है, ना कि विनाश के कार्यों में यूज़ करना है। ये मानव जो है मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत रखा गया है भारतीय संविधान के। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट सेक्शन में दिए गए हम रिप्लाई से ही हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। इसलिए पूरी क्लास वॉच करने के बाद आप अपना प्यारे से कमेंट ज़रूर सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।